हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स से कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब चैप्टर हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जाने कि लाइन किसको बोला जाता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन। हालांकि लाइन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है, आप चाहे तो अपने शब्दों में इसको बयां कर सकते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए देखिए, मेरे पास में क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है। अगर मैं इस पीस ऑफ पेपर को फोल्ड कर दूं कुछ इस तरीके से, तो ऐसा कर देने से क्या होगा, इसके अंदर एक क्रीज आ जाएगी और यही क्रीज रिप्रेजेंट करती है किसको, लाइन को। आप चाहे तो लाइन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं if we fold a piece of paper, then the crease in the paper represents a line. ठीक है, तो अगर हम लोग एक पेपर के पीस को फोल्ड कर दें तो ऐसा कर देने से उसके अंदर एक क्रीज आ जाती है और यही क्रीज किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाए और दोनों साइड्स में दो हेड्स बनाते हैं। जो आप एरो देख पा रहे हैं हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड्स में हम लोगों ने हेड बना दिए और इसको हम लोग नेम देते हैं स्मॉल लेटर से। तो एल क्या है, एल एक लाइन हुई। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ हम लोगों ने एक लाइन और ड्रॉ कर दी और इसको नेम दे दिया क्या, ठीक है। अब जब लाइन हम लोगों को समझ आ गई है तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, रे की। रे किसको बोला जाता है, रे बेसिकली एक लाइन ही होती है लेकिन वन एंड पॉइंट के साथ में। तो एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो। देखो, जब हम लोग लाइन की बात करते हैं तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड्स में इंडेफिनिटली कहीं तक भी। करेक्ट है, इसका मतलब इसको हम लोग दोनों साइड्स में कहीं तक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब इसकी दोनों साइड्स में कोई लिमिट नहीं होती है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। थिकनेस की बात करें तो लाइन की कोई भी थिकनेस भी नहीं होती है। ठीक है, वापस आते हैं किस पर, रे पर। तो रे क्या होती है, रे इज अ लाइन। बोला जा सकता है रे इज अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। तो एक ऐसी लाइन जिसका कि एक एंड पॉइंट होता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक पॉइंट लिया O और यहां से एक लाइन हम लोगों ने सिर्फ एक साइड में ड्रॉ कर दी और इसको चलो नेम दे देते हैं हम लोग क्या, OA। तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट है और इधर अगर हम लोगों ने हेड यूज किया तो इसका मतलब इसको आगे तक कहीं भी आगे प्रोड्यूस किया जा सकता है एक डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ये है फिर रे। और इसको रीड कैसे करते हैं, देखो इसको रीड करने का एक तरीका है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट को जो कि फिक्स्ड है, जहां से लाइन स्टार्ट हुई है, तो इसको रीड किया जाएगा O से A की तरफ, यानी कि OA। तो इसको AO नहीं बोला जा सकता, इसका नाम क्या होगा, OA रे है। ठीक है, अब जब रे हम लोगों को समझ आ गया तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एंगल। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं भैया एंगल हम लोग किसको कहते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई, if any two rays start from one point, then the figure formed represents an angle। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट चलो कंसीडर कर लेते हैं O, और इसी पॉइंट से दो रेज निकल कर आए, यानी कि दो रेज यहां से स्टार्ट हो, तो चलिए एक हम लोगों ने ये कंसीडर कर ली और एक रे हम लोगों ने ये बना दी। इसको हम लोग नेम दे देते हैं क्या, OA कह देते हैं और इस रे को नेम दे देते हैं OB। इसका मतलब जब एक ही पॉइंट से दो रेज इनिशिएट हो, एक ही पॉइंट से दो रेज स्टार्ट हो, तो एक फिगर फॉर्म हो जाती है और इस फिगर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर फॉर्म हो रही है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। अब अभी तक तो क्या थी, OA और OB रेस थी, और जब हम लोग एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो यही जो दो रेस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है एंगल की आर्म। तो OA भी क्या है, आर्म है, और OB भी क्या है, ये भी आर्म है। जिस पॉइंट से दोनों रेज स्टार्ट होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट समझ आ गए आप लोगों को, एंगल, फिर उसके बाद में आर्म्स और फिर तीसरा पॉइंट वर्टेक्स।
अब अगर हम लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई हैं तो अब हम लोग समझे बेटा, जब हम लोगों को कोई भी एंगल दे रखा होता है तो उसको नेम हम लोग कैसे देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हम लोगों को एंगल दे रखा है तो बेटा इसको कैसे नेम दिया जाए, तो भैया इसका नेम क्या क्या हो सकता है। नेम देते हुए देखिए हम लोग क्या याद रखते हैं, नेम देते हुए वर्टेक्स को हमेशा बीच में बोला जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, इस एंगल को क्या पुकार सकते हो, या तो आप कह सकते हो एंगल ए ओ बी, आपने यहां से शुरू किया, या फिर आप कह सकते हो एंगल बी ओ ए, तो बी ओ ए कह दिया आपने, या फिर आप इसी चीज को क्या कह सकते हो, एंगल ओ। तो इसको एंगल ओ भी बोला जा सकता है, बशर्ते कि वहां पर एक ही एंगल हो एक वर्टेक्स को लेकर। अगर एक वर्टेक्स को लेकर यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा एंगल्स हैं और कॉमन वर्टेक्स है तो उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा सिर्फ वर्टेक्स को नेम देकर, ठीक है ना। इसका मतलब एंगल ओ कह सकते हैं, इसको एंगल ए ओ भी बोला जा सकता है और इसको एंगल बी ओ ए भी कहा जा सकता है। तो ये फुल नेम होते हैं एंगल के, ठीक है। अब जब हम लोगों को एंगल का नेम देना समझ आ गया है तो अब बेटा हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। So types of angles on the basis of measurement. Types of angles on the basis of measurement. तो मेजरमेंट के बेसिस पे हम लोग एंगल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई इसका फर्स्ट टाइप का जो एंगल निकल कर आता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, अगर हम लोग ए से किसी एंगल को रिप्रेजेंट करें तो कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 50 डिग्री हो गया, जैसे 2 डिग्री हो गया, जैसे 89 डिग्री हो गया, तो ये सारे के सारे एंगल्स बेटा 0 से तो बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं। इसका मतलब ये सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के एंगल्स की हम लोग बात करें तो दूसरे टाइप में हम लोगों को मिलता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जिसका कि मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। तीसरा टाइप हम लोग देखें तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। तो इस तरीके के एंगल को हम लोग क्या नेम देते हैं, उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं 125 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री, 150 डिग्री। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल्स ये। अगला जो टाइप आता है एंगल्स में वो आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जिसका कि मेजरमेंट एग्जैक्टली, फिर आता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल जो कि बड़ा हो किससे, 180 से, लेकिन छोटा हो किससे, 360 डिग्री से। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग एक एंगल कंसीडर करें 300 डिग्री का, 250 डिग्री का, 279 डिग्री का, तो सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स हैं, अपने आप में रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, क्योंकि इन सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगला एंगल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जिसका कि मेजरमेंट एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो, 360 डिग्री का हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल बोला जाता है। तो आई थिंक ये बात हम लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है कि भाई अगर हम लोग एंगल्स की बात करें, टाइप ऑफ एंगल्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, तो इन 6 कैटेगरीज के अंदर हम लोग सारे एंगल्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये बात रही पहली। अब अगर टाइप्स ऑफ एंगल्स ही हम लोग डिस्कस करें और इसमें कुछ और टाइप के भी एंगल्स होते हैं, तो अभी हम लोग अदर टाइप ऑफ एंगल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अदर टाइप ऑफ एंगल्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोला जाता है भाई, पहली तो चीज हम लोग ये समझे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब भी हम लोग बोलते हैं ना तो दो एंगल्स का जिक्र कर रहे होते हैं। तो कोई भी दो एंगल्स जिनके की मेजरमेंट का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोले जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी अगर हम लोग डेफिनेशन इसके लिए देख पाए तो वो क्या हो सकती है, तब कह सकते हैं if the sum of the measures of any two angles is 90 degree, then they are called complementary angles.
ठीक है, क्या बोला, अगर कोई भी दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो इसका मतलब दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम लोग कहे इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन तब क्या बोला जा सकता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों के मेजरमेंट का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जब भी कभी हम लोगों को कोई एंगल दे दिया जाता है और हम लोगों से पूछा जाता है कि बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लें, हम लोगों से बोल दिया जाए कि x डिग्री का एक एंगल है और इस एंगल का हमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम लोग क्या करें 90 डिग्री में से जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है बस उसी को माइनस कर दें, तो हम लोग क्या पा सकते हैं, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 40 डिग्री का अगर एंगल है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कैसे निकाला जा सकता है, 90 माइनस 40, और 90 माइनस 40 का मतलब 50 डिग्री हुआ। ठीक है, तो 40 डिग्री के एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ क्या, 50 डिग्री। वही 50 डिग्री के एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, इफ वन ऑफ द complementary angles is double the other, find the angles। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज डबल द अदर देन फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन का मतलब है कि भाई जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से एक एंगल दूसरे का डबल है, तो बताइए एंगल्स किस किस मेजरमेंट के होंगे। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, दोनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब जब एंगल्स हम लोगों को फाइंड करने और हम लोगों को नहीं पता तो हम लोग बेटा एक को लेट कर लें। तो हम लोगों ने क्या लेट किया, लेट वन ऑफ द एंगल्स बी एक्स। मान लिया कि दोनों में से जो एक एंगल है वो क्या होगा, एक्स होगा या एक्स डिग्री का होगा। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए ना इसका। ठीक है, सो देयरफॉर द अदर एंगल बी क्या होगा, डबल, डबल का मतलब 2x। अब x और 2x बेटा हमारे सामने दो एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स कैसे बोले क्वेश्चन में, कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो भाई इनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ क्योंकि दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो भाई इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। बेटा प्लस कर दें तो ये बना 3x इक्वल टू 90 और इस तरीके से x कितना आ गया, 30 डिग्री। एक एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया x कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल क्या होगा 2 इंटू एक्स का मतलब 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री का। तो बेटा वो दो एंगल्स कौन से होंगे, दो एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा, एक का होगा 30 डिग्री और दूसरे का कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ गए। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ गए तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल्स जिनके की मेजरमेंट का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो दोनों ही एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में क्या चेंज कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 की जगह क्या होगा यहाँ पर 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर हम लोग मान के चले कि ए और बी कैसे एंगल्स हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उस केस में इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है किसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स को, कि भाई कोई भी दो एंगल्स जिनके के मेजरमेंट का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के एंगल्स को हम लोग एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये दो चीजें हम लोगों ने अभी समझी। अब हम लोग बेटा बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं भाई, सबसे पहले तो हम लोग समझें कि एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है।
एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है चिपका हुआ, या फिर इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं पड़ोसी। करेक्ट है। तो भाई पड़ोसी एंगल्स किसको बोला जाता है? तो बेटा दो एंगल्स को हम लोग पड़ोसी एंगल या एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, बशर्ते कि वो दो एंगल्स तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। और वो तीन कंडीशंस क्या होती है अभी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो भाई कोई भी दो एंगल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेटा दो एंगल्स ड्रॉ करे, जिनमें से पहले को हम लोगों ने नेम दे दिया क्या, ए ओ बी, जबकि दूसरे को हम लोग क्या कह रहे हैं, बी ओ सी। तो पहला एंगल कौन सा है, ए ओ बी। देखिए ये वाला एंगल जिसको कि हम लोग शेड कर रहे हैं ब्लू कलर से। तो एक तो हुआ बेटा ये वाला एंगल, और चाहे तो इसको देखिए एंगल वन कह सकते हो। और दूसरा एंगल बेटा हम लोग इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, जिसको कि अभी अभी हम लोगों ने रेड कलर से शेड किया है, और इसको आसानी के लिए एंगल टू कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो एंगल्स ड्रॉ करे, एक तो है एओबी जबकि दूसरा क्या है, बीओसी। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या फिर नहीं। तो अब थोड़ा सा सीखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन को। तो कोई भी दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब बोला जा सकता है? सो एनी टू एंगल्स आर said to be adjacent angles if, क्या कंडीशन है भाई? भाई कोई भी दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं, लेकिन कब, किन कंडीशंस के अंडर में? तो भाई पहली कंडीशन क्या है, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इफ दे हैव वन कॉमन आर्म, और तीसरा पॉइंट क्या है, इफ दे हैव टू नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो भाई इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कोई भी दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं, बशर्ते कि वो दोनों एंगल्स इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। तो पहली कंडीशन क्या है भाई, दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कब कह सकते हैं? पहला पॉइंट हम लोगों को चेक करना पड़ेगा क्या उन दोनों एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स है। दूसरा पॉइंट हमें चेक करना होता है क्या उन दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि क्या उन दोनों एंगल्स में दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो चेक करें भाई, हम लोग चेक करना है कि एडजेसेंट एंगल्स हैं या फिर नहीं है। तो पहले बात करते हैं हम लोग एंगल वन की। अच्छा, एंगल वन के केस में अगर हम लोग आर्म्स की बात करें तो आर्म्स क्या है, देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आर्म्स की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के केस में देखो एक आर्म क्या है, एक आर्म है ओ ए और दूसरी क्या है ओ बी। ठीक है, अब एंगल टू के केस में अगर हम लोग आर्म्स की बात करें तो इस एंगल के केस में आर्म्स क्या है, पहली है ओ बी और दूसरी क्या है, ओ सी। तो ओ बी और ओ सी। अच्छा, इस केस में एंगल वन के केस में जो वर्टेक्स है वो क्या है, ओ। और यहाँ भी हम लोग वर्टेक्स देखें एंगल टू के केस में तो वो भी क्या है, वो भी ओ है। ठीक है, तो अब हम लोगों को जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने मेंशन करी। हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल वन और एंगल टू दोनों ही एंगल्स में जो वर्टेक्स है वो क्या है, ओ है। मतलब दोनों ही एंगल्स की वर्टेक्स कॉमन हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब पहला पॉइंट मैच कर रहा है। फिर हम लोगों को क्या चाहिए, वन कॉमन आर्म। तो भाई आर्म क्या क्या है फर्स्ट एंगल में, ओ ए और ओ बी, और यहाँ पे ओ बी और ओ सी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ओ बी आर्म यहाँ भी है और ओ बी आर्म यहाँ भी है। मतलब इन दोनों ही एंगल्स में एक आर्म कैसी है, कॉमन है। मतलब दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि दे हैव टू नॉन कॉमन आर्म्स। तो जब बेटा हम लोग एंगल वन के केस में बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ओ ए आर्म है वो सिर्फ और सिर्फ किस एंगल की है, एंगल वन की है। और यहाँ पे देखा जो ओसी आर्म है यानी कि ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी है, एंगल टू की है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर दो नॉन कॉमन आर्म्स भी देखने को मिल रही हैं। और अगर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है मतलब तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। और इस तरीके से दोनों एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इस तरीके से दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो अब हम लोगों को लीनियर पेयर भी समझ आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई लीनियर पेयर किसको बोला जाता है, अब हम लोग ये बात समझें। सो एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सो एनी टू adjacent angles whose
rays. So any two adjacent angles whose two non-common arms, whose two non-commons are two opposite rays. तो इसका मतलब जब हम लोग लीनियर पेयर की बात करते हैं ना, तो लीनियर पेयर में एंगल्स कहने का मतलब क्या है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन है कि अगर लीनियर पेयर में एंगल्स हैं तो कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, तभी उनको क्या बोल सकते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब भाई लीनियर पेयर के अंदर जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, अगर वो दो नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज होती हैं, तो ऐसे केस में हम लोग उन दोनों एंगल्स को क्या कह सकते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर बोला जा सकता है। इसको एक फिगर से हम लोग समझने का काम करें। सपोज करिए यहाँ पर देखिए दो एंगल्स हम लोगों ने ड्रॉ करें, ठीक है। पहला है AO B और दूसरा एंगल क्या है BOC। इसको अलग अलग कलर से हम लोग शो कर देते हैं। तो देखिए पहला जो एंगल है ना वो ये वाला है, जिसको हम लोग अभी ब्लू कलर से शो कर रहा है, या फिर कह लीजिए एंगल 1। और दूसरा एंगल बेटा ये वाला है, जिसको हम लोग कह रहे हैं अभी एंगल 2। तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं। सबसे पहले तो चेक करो क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या फिर नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। तो भाई एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए तीन कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए एंगल 1 की भी वर्टेक्स क्या है O, और एंगल 2 की भी वर्टेक्स क्या है O। फिर दूसरा पॉइंट, वन कॉमन आर्म। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो OB आर्म है वो एंगल 1 की भी आर्म है और एंगल 2 की भी आर्म है, मतलब वो भी कॉमन आर्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखें, जब हम लोग किस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इस एंगल की जो OA आर्म है वो सिर्फ इसी एंगल की है, और इस एंगल के केस में जो OC आर्म है वो सिर्फ इसी एंगल की है। इसका मतलब OA और OC आर्म्स कैसी हैं, दो नॉन कॉमन आर्म्स है। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल्स तो है, इस चीज में कोई भी शक नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि भाई जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दो नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट रेस हैं, और अगर ये बेटा नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेस हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, दोनों एंगल्स बेटा लीनियर पेयर में हो जाते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया लीनियर पेयर में एंगल्स का मतलब क्या होता है। कोई भी दो एंगल्स, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स जिनके के अंदर जो दो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो एक दूसरे की अपोजिट रेस होती है, तो इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। और अब बेटा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जो एंगल्स होता है ना लीनियर पेयर में, उन एंगल्स का मेजरमेंट का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, एंड द सम ऑफ द measures of two angles in linear pair is 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्योंकि लीनियर पेयर में, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया एंगल्स इन लीनियर पेयर का क्या मतलब है, ठीक है। तो एडजेसेंट ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनकी की नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेस होती हैं एक दूसरे की, तो इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये चीज समझ आ गई है तो बेटा अब अगला जो टर्म है वो हम लोगों को समझ लेना है, और वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर लीनियर पेयर समझ आया तो वो भी समझ आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोला जाता है, सबसे पहले तो वो चीज हम लोग समझें। इस चीज को समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करी, राइट। तो यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे हो, और इस फिगर में बेसिकली मैंने ड्रॉ क्या किया है बेटा, मैंने ड्रॉ किया है एक एंगल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है AOB। तो ये वाला एंगल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखो एक एंगल और ड्रॉ किया, जिसको कि अभी हम लोग किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है COD। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल्स हैं, ठीक है। जब हम लोग इन दो एंगल्स को बेटा ऑब्जर्व करें तो इस एंगल की आर्म्स क्या है, इस एंगल की आर्म्स है बेटा OA और OB, और इस एंगल की आर्म्स क्या है, OD और OC। तो जब भी कभी इस तरीके के एंगल्स बने जहां पर के एक एंगल की जो आर्म है वो दूसरे एंगल की अपोजिट रेस है, देखो इस एंगल के केस में OA क्या है, अपोजिट रे है, इसी को तो पीछे प्रोड्यूस किया गया है, बात समझ आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जो OC की अपोजिट रे है वो क्या है, OB। तो भाई कभी भी जब हम लोग दो एंगल्स ऐसे देखें जिनमें से
हर एक की जो आर्म है वो दूसरे एंगल की अपोजिट रेस होती है। तो इस तरीके से बने हुए दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। सो एनी टू एंगल्स whose arms are the opposite rays of the other angle. So any two angles whose arms are the opposite rays of the other angle, तो हर एक एंगल, दो एंगल्स में से हर एक एंगल जिसकी की आर्म दूसरे एंगल की अपोजिट रेस होती हैं, तो इस तरीके के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1। थ्योरम कहती है if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। थ्योरम के हिसाब से बोला गया है कि अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो ऐसा कर देने से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर्स बन जाते हैं। हर एक पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा थ्योरम कहती है। तो इसी चीज को अभी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोगों के पास में गिवन केस में क्या है, गिवन केस में देखिए हमारे पास में दो लाइंस हैं ए बी और दूसरी क्या है सी बी, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये है गिवन केस, एक बार लिखें। तो भाई क्या दे रखा है हम लोगों को, टू लाइंस कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है हम लोगों को प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो दो पेयर्स बनते हैं उन पेयर्स में जो दो एंगल्स होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस बात का मतलब क्या है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स की बात करें तो देखिए पहले पेयर में कौन से एंगल्स आते हैं, ये दोनों। अगर इसको हम लोग कह दें एंगल 1 और इसको हम लोग कह दें एंगल 2, तो बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक पेयर है और हमें प्रूव करना है कि इस पेयर में जो दो एंगल्स है वो आपस में इक्वल है। मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 के इक्वल हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो दूसरा पेयर है बेटा वो ये वाला है, जिसमें पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। अगर इसको हम लोग 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं तो हमें साथ में क्या प्रूव करना है कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो दूसरा पेयर है जिसमें कि कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 4 है, तो प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ आया क्या प्रूव करना है। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको शुरू कहां से करना है भाई, हम लोगों के लिए सीओडी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर सीओडी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब ये एंगल्स लीनियर पेयर में होंगे और लीनियर पेयर में होने की वजह से इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहीं से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एओबी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 और एंगल 2 इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ये भी बेटा एंगल्स है लीनियर पेयर में। तो हम लोग कह सकते हैं अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, सेम रीजन से। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इन दो एंगल्स का रिलेशन देखें तो क्योंकि ये होगी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो फिर इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसका भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अब हमारे सामने देखो 3 इक्वेशंस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 3 इक्वेशंस में से 2 को पकड़ के चल रहा है इनिशियली। हम लोग कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम लोग ऑब्जर्व करें तो बाई 1 एंड 2, तो बेटा हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी राइट हैंड साइड में क्या है, 180, और सेकंड इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड में क्या है, 180। कभी भी जब दो इक्वेशंस ऐसी हो जिनकी की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब बोला जा सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। हम लोग कह सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा इक्वल के इधर एंगल 3 और इधर भी एंगल 3 कैंसिल, तो क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी।
अब हम लोग कौन कौन सी इक्वेशंस ले रहे हैं, अब हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा 1 and 3। तो फिर से बोल सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर या बाय इक्वेशन नंबर 1 and 3। तो यहाँ भी हम लोग देखें तो भाई 1 की राइट हैंड साइड में क्या है 180 और इक्वेशन नंबर 3 की भी राइट हैंड साइड में क्या है 180। मतलब दोनों की बेटा लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर। इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को, यहाँ से मिलता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, सो देयरफॉर क्या निकाल दिया हम लोगों ने, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही हमें शो करने के लिए बोला गया था, थ्योरम ऐसा ही कहती थी। ठीक है, तो अब इतनी चीज हम लोगों ने कर ली है, तो अब हम लोग आसानी से बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की कर सकते हैं, जिसको कि स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।